क्लोज आउट वर्कशॉप इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड पॉलिसी साइंसेज और कॉमनवेल्थ फाउंडेशन के ज़ेर-ए-क़याम आज मुनक़िद हुआ है। इसमें पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदे तशरीफ़ लाए हैं, जिनमें कि बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब, के सिंध और बलूचिस्तान से। तो हमने यहाँ पे काफ़ी कुछ साथियों ने सीखा है, हम इसको कवर करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो बलूच टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। स्पोर्ट प्रोग्राम जो है वो कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो 2007 में रजिस्टर्ड हुई थी और बेसिकली इसके बनाने का मकसद ये था कि खासतौर पर अर्थक्वेक के बाद मुख्तलिफ डोनर्स की तरफ, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कम्युनिटी लेवल पे मुख्तलिफ तंजीमात बनाई गई, लेकिन वो डेट ख़त्म होने के साथ साथ वो जो है वाइंड अप करके चली गई और वो जो तंजीमात बनी थी उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। ये मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, एरियाज हैं जिनमें देखिए आरएस की काम कर रही है। सोशल मोबिलाइजेशन बेसिकली को इसका कंपोनेंट है, जिसकी बेस पे बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। स्नो में रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ तक एक्सेस जो है वो ईजी नहीं होती है। फिर ये गर्मी आती हैं तो वो लोग माइग्रेट हो जाते हैं अपर हिल्स की तरफ, जिनको हम आम ज़ुबान में ढो कहते हैं। वो माल मवेशी लेके उस साइड चले जाते हैं। तो वो फिर इशू ये होता है कि वो जो जब इम्प्लीमेंटेशन आप करते हैं तो आपकी कम्युनिटी जो है वो शिफ्ट हो रही होती है, जिसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। डॉक्टर्स दोस्त थे और उसके साथ साथ बाकी जो हमारे फिलंथ्रापिस्ट दोस्त थे, उन्होंने हमें जो है वो हमारी कम्युनिटीज़ के लिए फूड जो है वो उन्होंने भेजा, कुछ मेडिसन उन फिलंथ्रापिस्ट ने भेजी। तो वहाँ के लोकल जो हो रही है उस वहाँ कोई रिलीफ और रिस्पांस नहीं पहुँच रहा है, तो वो उनको जो है वो उनकी निशानदेही करवाते थे और उनका फिर एक्सेस यकीनी जो है वो गवर्नमेंट और उसके साथ साथ जो है वो जो बाकी फिर रेस्पॉन्स के हवाले से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फोरम बने थे या जो कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स बने थे, वहाँ वो हिस्सा लेते थे और उनको बाकी जो एरिया के लोग मुतासर होते थे तो उनकी निशानदेही करवा के उनकी सपोर्ट करवाते थे। 2008 में सिलसिला ज़ियारत और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान हुए थे, लेकिन वहाँ पे जो सबसे पहले जो एनजीओ सेक्टर के लोग थे, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन उसमें डिसास्टर में ये जो नसीराबाद वगैरह फ्लड जो आया था उसमें कुछ एनजीओज के जैसे गवर्नमेंट ने भी आइडेंटिफाई किया था। बलूच ओसिस डेवलपमेंट फाउंडेशन बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओसिस डेवलपमेंट फाउंडेशन बलूचिस्तान ने जो एक्टिविटीज़ की है ड्यूरिंग द कोरोना वायरस के दौरान, आप देख रहे हैं हमने जो प्रेजेंटेशन तैयार की है वो हमने जो कोरोना के दौरान हमने जो एक्टिविटीज़ की है ओसिस फाउंडेशन के थ्रू सिब्बी और कच्ची में, उनकी थोड़ी सी डिटेल है। इसमें हमने किरण फाउंडेशन और CPDI इस्लामाबाद के मुआवनत से हमने लोगों में जो भी नीडी थे हमने एक सर्वे किए हैं। हमने उनके दरमियान तकसीम किए राशन और मास्क, सैनिटाइज़र और मुख्तलिफ चीज़ें, छोटी छोटी वीडियोस बना के हमने फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में और मुख्तलिफ दोस्तों को हमने भेजा है ताकि तमाम लोगों को इस तरह का शऊर हासिल हो। वहाँ जाके हमने लोगों में कैपेसिटी बिल्डिंग की। वो जो लोग सफ़र हुए थे उनको हमने मोरली सपोर्ट दिया। इवन हमारे पास एक बंदी थी जो अभी बाहर अमेरिका चली गई है, वो एक साइकोलॉजिस्ट थी। हम वहाँ पे हमने जाके पूरा एक 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों ने साइकोलॉजिकली उनको उस डिज़ास्टर से निकालने के लिए या वो जो उसके ओवर बाद में जो उनको फीलिंग्स वगैरह थी उससे निकालने के लिए हमने बड़े फ्रूटफुल किस्म के सेशंस रखे, जो कि मुझे लगता है कि इसमें से हम मैं 100% तो नहीं कहूँगी, 40 to 30% हम लोग बहुत ज़्यादा कामयाब हुए थे, क्योंकि वहाँ के लोग जो बहुत ज़्यादा दूर इलाकों में थे उनको लग रहा था कि वो बिल्कुल पूरी दुनिया से कट के रह गए हैं, वो बिल्कुल 10 से 15 साल पीछे चले गए हैं। तो हमने उस खातून के तहत उसको हम लेके गए, उसने ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जिनसे लोगों को रियलाइज़ होने लगा कि नहीं, हम भी अभी सही स्टेज पर हैं। रिसर्च की थी, उसमें बलूचिस्तान में 80% जितनी भी, बल्कि ओवरऑल WHO इसी में उनकी फिगर्स थे हमारे साथ,
उनके रिसर्च भी वो हमने फॉलो किया। तो उसमें 80% जितनी भी बीमारियां हैं वो सारे नाकिस खुराक की। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज में हम अवेयरनेस सेशंस करने जा रहे हैं ताकि वो फूड सेफ्टी पे उसको किस तरह से अवेयर किया जाए और उनको इन नाकिस खुराक और इन अशिया से हम उसको किस हद तक, बल्कि गुज़श्ता कई सालों से हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ फूड आइटम्स पे मुख्तलिफ फूड अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, इनके साथ अब फर्दन महीने में हमारी सेशन होती है और मुख्तलिफ फूड आइटम्स पे बाकायदा हम उसको टेस्ट करवा के फूड अथॉरिटी, लाइन डिपार्टमेंट के साथ फिर हम उसको पब्लिक करते हैं आवाम के लिए कि आपके लिए मुज़र सेहत है, इसको इस्तेमाल करें और उसको इस्तेमाल ना करें। तो बेसिकली हमारी कंज्यूमर जो राइट्स है वो इस तरह से दूसरी फ्लड और अर्थक्वेक से थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन है भी ये भी एक किस्म की डिज़ास्टर है जिससे हम अपनी सोसाइटी को और अपने आने वाली नस्ल को किस तरह से महफूज करते हैं। तो इसके लिए हमने काफ़ी हद तक अभी अपने मीडिया में भी देखा कि हर महीने में या 1.5 महीने में हम पूरे ऐसे ख़तरनाक आइटम को एक्सपोज करते हैं अपनी रिसर्च और तहकीक पे, फिर उसको बाकायदा मीडिया पे उसको वायरल कर लेते हैं, फिर डिपार्टमेंट्स खुद उस पर। अभी चिकन की कोयटा में ये थी कि पंजाब से जितनी भी मुर्दा मुर्गियाँ हैं पोल्ट्री फार्म सारे पंजाब से हैं, ये वहाँ पे कोयटा में आते हैं रात की तहरीकी में, फिर जितनी भी हमारी शादी हाल है और होटल्स है उसमें सब ये वहाँ पे फ़रोख्त हो रही है। तो इस पे हमने बहुत काफ़ी काम किया और बाकायदा फूड डिपार्टमेंट को और फूड अथॉरिटी को हमने इस पर अवेयर किया। इस साल में हमने तकरीबन जितने भी आप ये मुर्दा चिकन जो आते थे उस पर काफ़ी हमने मनों के हिसाब से वहाँ पे पकड़े हैं, उनके खिलाफ सजाएँ भी हुई है। और हमारा काम ये है कि हम आइडेंटिफाई कर लें और फूड अथॉरिटी इस बात पे पाबंद है कि वो हमारी जो आइडेंटिफाई शुदा चीज़ को वो सर्टिफाई करके फिर उनको जो सज़ा कानून के मुताबिक है। पहुँचते हैं, फ्लड हैं, उनमें हम काम करते हैं और हमारा जो थीमेटिक एरिया है वो है गुड गवर्नेंस है, पीस बिल्डिंग है, ह्यूमन सिक्योरिटी है, क्लाइमेट चेंज है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है। और हमारा जो काम है वो बेसिक हेल्थ पे भी है, एजुकेशन पे भी है। उसमें 2 तरह का काम है, एक तो हम अवेयरनेस रेजिंग पे भी करते हैं और साथ साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। लाइक एजुकेशन के हवाले से हम इनरोलमेंट में गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं और कम्युनिटी में सेशन करवाते हैं। इंसानी जिबिलत है, फितरत है, अल्लाह ताला का निज़ाम है। अवाम दोस्त फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, डिस्ट्रिक्ट बखर से ताल्लुक़ है। जो थीमेटिक एरियाज हैं वो गवर्नेंस के हवाले से, डिज़ास्टर जो DRR है उस पर काम करते हैं, हेल्थ एजुकेशन पे काम करते हैं। स्लाइड्स चेंज होती रहेंगी, सारी चीज़ें भी आती रहेंगी। मैं जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ आपको बस, क्योंकि काम तो हाँ उसी तरह, क्योंकि काम तो एक जैसा होता है। और फर्क ये होता है कि पहाड़ी इलाके के अपने मसाइल हैं, हमारे जो मैदानी इलाके हैं उनके अपने मसाइल हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो काम किए हैं डिज़ास्टर के अलावा, पहले उनकी तफसील है। एक आइडिया आया कि क्यों ना वो जाके ड्राट भी दे दिया है, वहाँ पे पौधे लगा के वो पानी नहीं देते, फिर वो मर जाते हैं। फिर हमने कहा, ये प्लान बनाया कि क्यों ना उन 6 पौधे 10 पौधे जो 2 इंडिविजुअल को लेते हैं और मर जाते हैं, तो क्यों ना एक बंदे को तैयार किया जाए कि उसको 100 कनाल 200 कनाल जो बंदे ज़मीन पड़ी हुई है उसको इकट्ठे हम वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से 1000, 2000, 5000 डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, प्लॉट साइज, तो वो दे दें। चैलेंजेस हैं वो फ्लड, मानसून, ड्राउट एंड अनप्लान जो अर्बनाइजेशन हीट वेव्स का बहुत ज़्यादा है जिसको हम फेस कर रहे हैं। और हमारे एक्सपीरियंस और इम्पैक्ट में जो हमने किया हुआ है, तो अवेयरनेस अबाउट प्रिपरेशन लोगों में जो ना अभी, क्योंकि फ्लड 2010 के बाद, इससे पहले हमारे कम्युनिटी में इतनी अवेयरनेस नहीं थी फ्लड्स के हवाले से या ड्राउट के हवाले से या उसके हवाला कोई भी डिज़ास्टर आता उसके बाद पहली दफ़ा जो ना कोस्टल एरिया में लाखों के तादाद में हाउस होल्ड तबाह हो गए, उनके लाइवलीहुड ख़त्म हो गया। और उसमें कुछ एक्सपीरियंस हुआ जो कोस्टल एरिया में NGOs काम कर रही थी, उनको एक्सपीरियंस था, UNO की इन्वॉल्वमेंट हुई थी, उसमें कुछ एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन 2010 में जो फ्लड आया था
जो उस फ्लड में पूरी सिंध हर डिस्ट्रिक्ट उसमें तकरीबन अफेक्टेड हुआ और बहुत सारे लोगों को जो अपने हाउसेस तबाह हो गए और उसमें हाउसेस से के साथ साथ लाइवलीहुड के तबाह हो गए। ज़्यादातर लोगों के जानवर, क्योंकि लोगों का असल में ज़्यादातर जो लोगों का इनकम सोर्स है वो लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर, ये दो के ज़्यादातर लोग जॉब्स में नहीं हैं, ज़्यादातर लोग फैक्ट्रीज में नहीं है, ज़्यादातर लोग बाकी उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो 70% कहते हैं कहेंगे हमारे जो लोग हैं वो लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और ये 2010, 11, 12, 13 में जो फ्लड आए थे उसमें ज़्यादातर एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय हो गया। एग्रीकल्चर जो कल्टिवेटेड एरिया थी, ज़मीनें थी, उनकी कंडीशन बुरी हो गई। क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के हर बंदे के नीड्स डिफरेंट होते हैं, तो क्या ये पॉलिसीज़ रिस्पॉन्सिव है टू द डिफरेंशियल नीड्स ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के नहीं है? अनफॉर्चुनेटली ये तीनों जो टच स्टोन थे उस पर ये तीनों पॉलिसीज फेल हो गए, कोहेरेंट नहीं थे। मतलब एक पॉलिसी एक बात करती थी तो दूसरी बात कर रही थी, कोई इनका कोई ऐसा कंसोलिडेटेड ऑब्जेक्टिव नहीं था। कोऑर्डिनेशन उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? जैसे आप ये कर सकते हैं, आप ये कहें कि के मुताबिक कोई भी रिकमेंडेशन देना चाहते हैं तो वो रफ लिखते हैं। ठीक है, का टाइम नहीं होता, सवा 3 तक का टाइम है, 15 मिनट टाइम का वो मसला नहीं होगा। जितना भी आएगा ना उसकी इंटेंसिटी का नुकसान कम से कम तो ही सवाल है। क्या करना है? अर्ली वार्निंग सिस्टम जो पहले सैलाब के पहले इजाज़त नहीं होती, किसी फौज से किसी पुलिस से नहीं पूछने की इजाज़त होती। तो रिस्पांस में जो सबसे पहली चीज़ है वो रेस्क्यू है, और जिसको जो अवेलेबल फर्स्ट एड होती है वो है। और जो दूसरी चीज़ है उसमें रैपिड असेसमेंट है। हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि जी एक छत गिरी है, एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, 4 सीटर गाड़ी है, इसमें 4 लोग या 3 लोग तो होंगे ही, तो हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों को किसी न किसी तरीके से ढूंढा जाए। बात नहीं है, मौजूद है। देखें संगी का कितना बेहतरीन काम है, गिलगित वाले लोग जो है AKRSP का कितना, मतलब ये नॉर्थ पाकिस्तान में अहम स्पोर्ट्स प्रोग्राम संगी और NRSP या RSP आप कह लें, इनका बहुत ज़्यादा काम है इसमें, ये CO बिल्डिंग और इसमें ये सारी चीज़ों में ना। तो अगर उसके साथ साथ अगर DRR प्लानिंग भी हो ना विलेज लेवल पे हो, इसमें कोई पैसे नहीं खर्च होने, बगैर पैसों के खर्च होना, तो DRR प्लानिंग हो। हमें पता है कि फर्ज करें मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है, हिट हो रहे कौन सी जगह, इसमें ये होते हैं। अब आप देखें तो ऊपर से अगर एक तरफ से फ्लड आ रहा है तो वहाँ पे डिफरेंट विलेजेस हैं, तो सबसे पहले जो टॉप पे विलेजेस हैं वो, उसके बाद वाले जो विलेजेस आते हैं उनको वार्न कर सकते हैं। इस तरह हम फ्लड से मतलब ज़्यादा नुकसान होने से बचा सकते हैं। एक हम ये देख रहे थे कि CSO जो है वो उसके अपना क्या काम होना चाहिए, उसको कैसे देखना चाहिए अपने सारे डिजास्टर के हवाले से, और फिर कम्युनिटी के साथ और फिर लाइन डिपार्टमेंट के साथ उसका राब्ता होना चाहिए। इलाके के सोशल एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल वर्कर भी हो सकते हैं, यूथ एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं, उनके साथ भी उनका एक राब्ता हो ताकि बेहतर अंदाज में मकामी जो मसाइल हैं खासतौर पर डिजास्टर के हवाले से जो हकैक हैं उनको वो हासिल कर सके। लोग एक मीटिंग में एक जाता है, दूसरी मीटिंग में दूसरा बंदा जाता है ना, तो वो उसकी कैपेसिटी नहीं होती। तो हमने यहाँ रिकमेंड किया हुआ है कि वो अपने CSO में एक ग्रुप बना दे या कमेटी बना दे जो उस डिजास्टर को, इमरजेंसी को एज ए फोकल पॉइंट देखें और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू वो आगे चल के कोऑर्डिनेशन अच्छी कर सकते हैं। और डेटा भी इसलिए हमने जिक्र किया है, डेटा और कैपेसिटी बिल्डिंग इम्पोर्टेंट है। फॉर योर टाइम कि आप आए यहाँ पे, तो उसके थ्रू हम ये चाहेंगे कि हमारी जो ये कोऑर्डिनेशन है ISAPS की आपके साथ, ये अगर ये प्रोजेक्ट ख़त्म भी होता है तो तब भी चले, हम कुछ आपसे सीखें। आप हमें फील्ड में जो हो रहा है
वो बताएं, और हम आपको यहाँ से जो हमें पता चलता है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई होप कि आपके लिए ये जो वर्कशॉप थी इससे आपके लिए कुछ फ़ायदा तो होगा, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री से लोग आए थे और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। आज के इस वर्कशॉप का मकसद भी यही था कि हम आपको बता दें, क्योंकि वो जो हमने आपकी ट्रेनिंग कराई थी वो बहुत ही मतलब इनिशियल फेज में था। तब हमने कोई जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन नहीं की थी, लेकिन अभी हमने पॉलिसी मेकर्स के साथ इंटरेक्शन कर ली है, जो कि मैंने अपने प्रेजेंटेशन में आपको बता दिया है। जो रिकमेंडेशन मैंने प्रेजेंटेशन में बताई है वे फॉरवर्ड की सूरत में, वो हमने पॉलिसी मेकर्स के साथ शेयर किए हुए हैं और हम उनके फॉलो अप कर रहे हैं। और होपफुली कि इन द नियर फ्यूचर इसमें कुछ ना कुछ हो जाएगा टू मेक दीज DRR plans and policies more inclusive, more localized and more responsive to the needs of different segments of society. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक दफ़ा फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ ISAPS इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड पॉलिसी साइंसेज की तरफ से कि आपने टाइम निकाला और आप इधर आए हैं। थैंक यू सो मच।